सास की नजर में बहू और दामाद का फर्क। शालू के ससुर सुबह सुबह टहलने जाते थे। शालू भी उनके साथ ही जाग जाती थी। सास के उठने से पहले पूजा के बर्तन साफ करके सब तैयार करके वो बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, बहू कितने दिन हो गए सौम्या और दामाद जी नहीं आए हैं, उनकी कोई खबर ली है? वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, उसे तुम्हारे जितना आराम कहाँ मिलता होगा। तभी उसके ससुर जी भी आ गए। बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वो तुम्हें कितना आराम देती है। शालू मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे। वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहाँ बुला लें। माजी आप और पापा जी यहाँ बैठकर दीदी को फोन कर लीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। शालू चाय लेने रसोई में चली गई। शाम को उसकी सास बोली, बहू तुम ही फोन करो, उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब देखना है। उनके सामने शालू ने फोन किया और आने का आमंत्रण दिया। सौम्या पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद मायके आई। सौम्या के पति राकेश जी बोले, कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीते साल जो हालात थे लगता नहीं ये इतनी जल्दी जाने वाला है। आप सब ने कहा इसलिए हम आ गए। शालू की सास बोली, अरे दामाद जी ऑफिस का काम घर से करना है तो आप यही से कीजिए, वैसे भी आपके शहर में कामवाली बहुत महंगी मिलती है। कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। सौम्या के साथ राकेश को भी लगा कि कुछ वक्त ससुराल का सुख ले। इकलौता दामाद जब ससुराल आता है तो सास वैसे ही आव भगत में लगी रहती है, फिर उसे आस पास के रिश्ते कहाँ नजर आते हैं। शालू के ससुर जी बोले, बहू दामाद जी की आव भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मगर अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर ही रहती है। इतना अगर कोई घर की औरत को बोल दे तो मानो उसका काम उसे कम लगता है। 2-4 दिन तो सब अच्छा चलता रहा, जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब तो वो भी शालू को ही करना पड़ता था। एक दिन जब वो बच्चों को छोड़कर आई तब उसके पति सचिन बोले, शालू जल्दी से लंच बॉक्स दे दो, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। वो बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर बॉक्स में रखनी है। ये सुनकर सचिन बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं, बस मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वो बोली, मैं पिंकी को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। सचिन बोले, वो तो माँ करती है। तभी माँ बोली, अरे मैं दामाद जी के साथ चाय पी रही थी। ठीक है, एक दिन देर हो जाएगी तो क्या हुआ। सचिन बोले, माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वो चला गया। शालू के ससुर सब देख रहे थे। बाद में वो अपनी पत्नी से बोले, सुजाता पहले तुम बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसा उलझी हो कि आज तुमने बेटे को भूखा ही भेज दिया। वो बोली, दामाद जी क्या रोज रोज आते हैं, बेटी मायके आई है, उसे थोड़ा तो आराम मिलना ही चाहिए। वो बोले, बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने पिछले 1 साल से वो घर के सारे काम खुद ही कर रही है। तुम्हारी बेटी ने कुछ महीने अकेले काम कर लिया तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया। दामाद की आव भगत में लगी हो, मगर बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। तभी बेटी ने आवाज लगाई और वो वहाँ से चली गई। एक दिन शालू ने दोपहर के खाने में बहुत सारी चीज बनाई, मगर सलाद में प्याज काटना भूल गई। राकेश जी बोले, अरे भाभी, सलाद में प्याज तो है ही नहीं। तभी उसकी सास बोली, बहू तुम्हें पता है ना कि
दामाद जी को प्याज कितना पसंद है तो फिर तुमने क्यों नहीं काटा? सचिन सब देख रहे थे, वो हंसकर बोले, सौम्या क्या तुम अपने ससुराल में ऐसे ही अपने हाथ समेट कर बैठी रहती हो? वो बोली, अरे नहीं भैया, वहाँ तो इतने काम होते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो बोले, राकेश जी की पसंद तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा? कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटा है या नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। शालू के ससुर किचन में आकर बोले, बहू कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप थोड़ी देर इनके साथ बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। सौम्या को आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। अब बहू की हालत भी खराब होने लगी थी। ना तो वो बच्चों पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही पति पर। ये सारी चीजें सास की नजरों से छिपी हुई नहीं थी। एक दिन रात के 11 बज रहे थे, सब लोग एक साथ बैठे थे। शालू की सास बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगी। राकेश जी बोले, भाभी सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मजा आ जाए। उसकी माँ बोली, सौम्या चाय बना लेगी, बहू सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह पिसती है, चेहरा उतर गया है उसका, बहू तुम जाओ सो जाओ। उस दिन उसे लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन से दामाद और बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब सौम्या को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी मदद करने को बोलती थी, तब वो बात उसे खलती थी। एक दिन शालू की तबीयत खराब थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। सौम्या की माँ किचन में खाना बना रही थी और सौम्या अपने पति के साथ सोफे पर पैर ऊपर करके आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, सौम्या तुम शादी करके दूसरे घर क्या गई, सारी व्यवहारिकता ही भूल गई। वो हड़बड़ा कर बोली, क्या हुआ पापा? वो बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ टीवी देख रही हो, तुम क्या कोई बच्ची हो? अरे अपने पति और बच्चे को नाश्ता बनाकर तो दे सकती हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। वो बोली, माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि भाभी की इतनी तबीयत खराब है कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उसके पिता बोले, ये तुम्हारा मायका है, परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम भी रख सकती हो। वो बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो वो आराम करने चली गई और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने घर में ही अच्छी थी। सौम्या की माँ बोली, अगर बहू ने मुझे रसोई में देख लिया तो वो इस हालत में भी मुझे काम नहीं करने देगी। मगर बेटी होकर तुम इस उम्र में भी मुझसे काम करवा रही हो। सच में बीते समय ने बहू और बेटी का फर्क मिटा दिया। कुछ समय बाद सौम्या अपने घर चली गई। शालू की सास बहू से बोली, बहू सच में जब तक तुम बीमार रही, मैं यही सोचती थी कि इन बीते सालों में तुमने मेरी कितनी सेवा की है। मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का वो झोंका है जो कुछ समय तक ठंडक देती है। तुमने अपनी माँ को भूलकर मेरी सेवा की। भगवान करे कि हर सास को तुम्हारे जैसी बहू मिले। इतना बोलकर सास ने बहू को गले से लगा लिया। भैया भाभी ने बहन के घर जाने से क्यों मना कर दिया? मंजीत और तन्वी दोनों भाई बहन हैं। उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। उनके माता पिता दोनों ही गुजर चुके थे। जहां मंजीत की शादी सुप्रिया से हुई थी, तो वहीं तन्वी एक अमीर परिवार में ब्याह कर चली गई थी। अमीर परिवार में जाकर तन्वी पर पैसों का कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि उसे उसके भाई भाभी भी अपने सामने छोटे नजर आने लगे। एक तो उसने मायके आना ना के बराबर ही कर दिया था। अगर कभी भूले भटके जब भी मायके आती तो अपनी अमीरी का दिखावा करते हुए
मंजीत और सुप्रिया की स्थिति को देखकर मजाक उड़ाती रहती। उसके बच्चे भी अपनी माँ पर ही गए थे, वो भी सुप्रिया के बच्चों को हीन दृष्टि से देखते। सुप्रिया को अपनी ननद और उसके बच्चों का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो अक्सर यही सोचती कि ये वही ननद है जो शादी से पहले सुप्रिया के आगे पीछे घूमती रहती थी। सुप्रिया को बहुत ही अजीब लगता। क्या पैसा लोगों का इतना स्वभाव बदल देता है? लेकिन अपनी स्थिति को देखकर सुप्रिया चुप रह जाती। समय पंख लगाकर उड़ गया। मंजीत के दोनों बच्चों की शादी में तन्वी आई तो लेकिन बस ऊपरी मन से, क्योंकि दिखावे के लिए ही सही व्यवहार तो निभाना ही था। दोनों बहुओं को वो भारी भरकम उपहार दे गई, लेकिन सुप्रिया ने बड़ी शालीनता से उन उपहारों को ये कहकर वापस लौटा दिया कि बेटियों के दिए उपहार मायके वाले रखते हैं भला। अब समय आ गया तन्वी के बेटे की शादी का। तन्वी भात न्योतने के लिए मंजीत के घर आई। भाभी आप लोग पहले से ही शादी में पहुंच जाइएगा, और हाँ, इस बार घर मेहमानों से भरा होगा तो उपहार अपनी औकात नहीं बल्कि हमारी औकात देखकर दीजिएगा। सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई और हम चारों के ब्रांडेड कपड़े और नई बहू के लिए कुछ कीमती उपहार। कहीं मेहमानों के सामने मेरी नाक ना कट जाए और मेरे मायके को लेकर मेरी खिल्ली ना उड़ जाए। भाभी आप भी जरा अच्छी अच्छी और महंगी साड़ियाँ खरीद लेना, कहीं वही पुरानी घिसी पिटी साड़ियाँ लेकर मत आ जाना, नहीं तो सब लोग हमें लो स्टैंडर्ड का सोचने लगेंगे। और अगर आप लोग ये ना कर पाओ तो। तन्वी ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। वो तो ये कहकर चली गई, लेकिन सुप्रिया की रातों की नींद उड़ गई और खासकर तन्वी के अधूरे वाक्य को लेकर। सुनिए, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है। जिस तरह से ननद रानी ने खर्चा बताया है उससे तो हमारे पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। सबके ब्रांडेड कपड़े और बहू के लिए कीमती उपहार को लेकर कम से कम 30-40 हजार तो मान ही लो। मैं बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि झूठे दिखावे के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई को मैं बर्बाद कर दूं। अब तो आप भी नहीं कमाते, बेटे ही हर महीने हमारे खर्च के लिए रुपए भेजते हैं। अपने बेटों के खून पसीने की कमाई को क्या सिर्फ ननद रानी की झूठी शान के ऊपर न्योछावर कर दूं? मैं तो उतने ही पैर फैलाऊंगी जितनी मेरी चादर है। सुप्रिया आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। फिर क्या ही किया जा सकता है? मंजीत जी लाचारी से बोले। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इस झूठे दिखावे के पक्ष में नहीं हूँ। और सुप्रिया ने अपना फैसला मंजीत जी को बता दिया। जी मैंने सोचा है कि मैं ननद रानी के बैंक अकाउंट में 11,000 रुपए भेज दूंगी। आने जाने के खर्चे के साथ साथ हमारा आत्मसम्मान भी बचा रहेगा, क्योंकि हमारी जितनी औकात है हम उतना ही कर पाएंगे। सुप्रिया ने आत्मसम्मान के साथ कहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि सब कुछ करने के बाद भी तन्वी कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेगी, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि 4 मेहमानों के बीच में उनका मजाक उड़ाया जाए। बस इसी बात को लेकर मंजीत और सुप्रिया के बीच चर्चा चल रही थी। मंजीत ने तन्वी के अकाउंट में 11,000 ट्रांसफर कर दिए और सुप्रिया ने तन्वी के मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि ननद रानी हम लोगों की बस इतनी ही औकात थी, इसलिए हम आपके कहे अनुसार आप लोगों की शान बचाने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। आशा है कि आप हम लोगों को क्षमा कर देंगी। आज सुप्रिया के दिलो दिमाग से इतने दिनों का तनाव समाप्त हो गया था, क्योंकि उसने अपने इस फैसले से अपना और अपने परिवार का आत्मसम्मान बचा लिया था। उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुकून की सांस ली और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। इधर तन्वी के घर पर उसके बेटे की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा था, हर तरफ हलचल सी मची हुई थी। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। परिवार में इस पीढ़ी की पहली शादी थी, तो सभी मेहमानों को खास तौर पर बुलाया गया था और सभी खुशी खुशी आए भी थे। लेकिन तन्वी की निगाहें बार बार दरवाजे पर उठ जाती है।
क्योंकि वो अपने भैया भाभी का इंतजार कर रही थी। तभी तन्वी की सासू माँ ने पूछा, बेटा, सिलपोहन की रस्म के बाद पियरी पहनाने की रस्म होगी और तुम्हारे भैया भाभी तो अभी तक आए नहीं हैं, और जब तक पियरी नहीं पहन ली जाती तो उस रस्म के बाद वाली रस्में कैसे हो पाएंगी? पियरी तो मायके से ही भैया भाभी लेकर आते हैं। तभी तन्वी के मोबाइल की मैसेज की टोन बजी और तन्वी ने अपनी भाभी का मैसेज देखा तो झट से खोल कर देखा। ये क्या लिखा है? भाभी ने वो लोग नहीं आ रहे हैं उसके बेटे की शादी में। हे भगवान, अब मेरी सब मेहमानों के सामने नाक कट जाएगी कि बताओ बगल में मायका है और कोई भी नहीं आया। अब तो तन्वी को अपने कहे हुए शब्दों पर ग्लानि हो रही थी और वो मन ही मन घबरा गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही भैया भाभी का मैंने खुद ही अपमान कर दिया। कितना प्यार करते हैं भैया भाभी मुझे। आज जब मैं ब्याह कर अमीर घर में आ गई तो मुझ में अहंकार आ गया और मैं उन लोगों के प्यार को पैसों के अहंकार में भूल गई। पहले तो मैं भी उसी परिवार का हिस्सा थी। मम्मी पापा के जाने के बाद भैया भाभी ने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने सचमुच उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई है। मुझे अपनी गलती माननी होगी, पता नहीं वो मुझे माफ भी करेंगे या नहीं, मगर मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। तन्वी की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। मम्मी जी, मुझे काम की भाग दौड़ में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। दर्जी की दुकान पर मेरा कुछ जरूरी सामान रह गया है, बस मैं अभी थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। तन्वी अपनी सास के पास जाकर बोली, ठीक है बेटा, मगर जल्दी आना, कहीं पीछे से तुम्हारे भैया भाभी ना आ जाएं और उन्हें तुम्हारा इंतजार करना पड़े, क्योंकि पंडित जी भी सिलपोहन की रस्म के लिए आ ही चुके हैं। सास बड़े ही प्यार से बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी गई और अभी आई। तन्वी जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने मायके की ओर चल पड़ी, क्योंकि उसे अपने रूठे हुए भैया भाभी को जो मनाना था। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। औकात तो मैं अपनी भूल गई थी। जिस घर में पली बड़ी उसी घर वालों को नीचा दिखाने का सोचने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, प्लीज बस आप सब मेरे घर आ जाओ। बेटे बहू को सिर्फ अपना आशीर्वाद दे देना, यही मेरे लिए बहुत है। सारे मेहमान आ गए हैं, मगर मेरे भैया भाभी के बिना वो आंगन सूना है। तन्वी अपनी भाभी के गले लगकर रो पड़ी। आप अभी मेरे साथ चलिए, मामा मामी के बिना भला मेरे बेटे की शादी कैसे हो सकती है? आप नहीं चले तो मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगी, आप ये जान लीजिए। तन्वी रोते रोते बहुत सिसक रही थी। उठिए दीदी, आप इतना परेशान मत होइए, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस आपकी बातों से अंदर तक कुछ खटक गया था। आप चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, हम और आपके भैया थोड़ी देर में आते हैं। भला सुप्रिया कहाँ अपनी ननद का दिल दुखा सकती थी। उसने तन्वी का हाथ पकड़कर कहा, पक्का भाभी? तन्वी ने सुप्रिया की ओर देखकर कहा, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ पक्का ननद जी। और थोड़ी देर बाद सुप्रिया और मंजीत तन्वी के दरवाजे पर पियरी लेकर पहुंच गए और उस समय तन्वी अपने भैया भाभी को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि आज उसने अपने अहंकार को तोड़ दिया था और उसके भैया भाभी पूरे सम्मान के साथ उसके दरवाजे पर उपस्थित थे।